बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय और मां लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। ये दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमजोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून में ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 दिसंबर 1962 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। रंगून में सेरागोन, पनोरा और नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और किरोड़े यार प्यार की गली में जगह मिल पाने की कसक के परदोष में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फर्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ, जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह जफर ने जब रंगून और कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का यार शेर ज़रूर हो रहा होगा। इतना है बदनसीब दफन दफने लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली हुए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश में भरी रहती है और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी शासकों को तख्ते लंदन का हिंदुस्तान की शमशेर तलवार चलाने की चेतावनी दी थी। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह जफर की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोह सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हेडसन ने उनको उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और खिजर सुल्तान के पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की हदें सारी पार कर दी थी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को दबाव डाला, हिंदुस्तान के बेटे देश के सिर लिए कुर्बान कर सकते हैं, आपके पास इसी अंदाज में लाया करते थे। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह देश के निर्वाचन संघर्ष में भेज दिया। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत ही मशहूर कविताएं लिखी, जिसमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय रची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई थी। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियों भी काफ़ी मशहूर हैं। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उनके हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दियार में, किस तरह बनी आलम नुमाइंदार में। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगे जान ए जफर, अब ठंड हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने करारा जवाब देते हुए कहा था, गालियों में मैं बह रहूँगी जब तलक ईनान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुगल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था।
बादशाह बनते ही उन्होंने चंद आदेश दिए। उसमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया कि जी हाँ सरकार, को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल में उनके बेटे जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं उसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। उन्होंने उनकी जान बख्श दी, लेकिन उनके 2 बेटों और पोतों को गोली से उड़ा दिया। 1312 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया था तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर के पकड़ने के शहर भाग गए। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे पर रुक किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोह में किसी ने फरार नहीं किया। हॉटसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास पहुंचकर खंडरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब में द सीज ऑफ एल्डी लिखने वाली एक इस समय लंदन में रहे अमरपाल सिंह बताते हैं कि हॉटसन के मकबरे में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शायरी में एक अजीब तरह का दर्द छिपा हुआ है। विद्रोह और फिर उनके रंगून में निर्वासित होने के समय ये गम और स्पष्ट तौर पर उनकी शायरों में नजर आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पूर्व प्रव्यापक डॉक्टर शोचनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफर एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफर को बादशाह बनाने के सांकेतिक रूप ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक ये संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफर ने गौहत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था, बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफर ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ जफर ने व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी भी उन्होंने कहा, केवल गालिब दाग मोमी ने जो ज़ेर उर्द के शायर के तमाम तरह के प्रस्तावित किया, बल्कि ये स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफर ने के समय मुगलकालीन सत्ता चरमधारी थी, वही उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी बनी बुलंदियों पर थी। जफर की मौत के बाद उनकी शायरी कुल-ए-खात जफर के नाम से संकलित की गई थी। बहादुर शाह जफर ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे। विलियमसन हॉटसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक प्रत्याशित ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा, मकबरे से बाहर आने वाली सबकी आंखें थी महारानी जीनत महल, उनके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े में एक पगड़ी उनके सर पर थी। उसके पीछे 2 सेवक मोर के पंखों के बनाए पंखों से उनको हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। उनमें 3 फुट की दूरी पर एक पलंग पर अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था, उसके दोनों ओर रंगीन लिए हुए सैनिक खड़े थे। अफसर की निर्देश में अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा देता। बादशाह ने पुराने किले में शरण ली। अंग्रेजों के खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर जफर को उनकी ज़िंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ नहीं थे। विद्रोह चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह के किले के अंदर अपने महल से ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले में कुछ 100 गज दूर विद्रोह के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमलों के महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ता पुरानी दिल्ली को जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं।
मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोह को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बादशाह की ज़िंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसके लिए क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाममात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उत्तर भारत के दूसरे हिस्से में लड़ाई अब भी जारी थी। अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं खबर डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोह को भावनाओं पर भड़क हो सकती है। इसलिए विल्सन इस बात पर राज़ी हो गई थी कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। बहादुर शाह जफ़र की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफ़र को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM 61 में 50 जवानों में उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स स्टीववुड अफसरों के साथ उन्हें बहादुर शाह जफ़र की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब नेरेटिव ऑफ द सीज ऑफ डेल्ही में लिखा था, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालती मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो उनके कमर तक बहुत पहुंच चुकी थी। बादशाह जफ़र अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदे की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है। लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफ़र सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब तक हॉटसन को खुद जनरल आर्विडेन विल्सन द्वारा किए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे। उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफ़र को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। ये दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफ़र को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून में ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 सितंबर 1962 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। रंगून में सेरागोन, पनोरा और नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफ़र जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और किरोड़े यार प्यार की गली में जगह मिल पाने की कसक के परदोष में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ, जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह जफ़र ने जब रंगून और कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का यार शेर ज़रूर हो रहा होगा। इतना है बदनसीब दफन दफने लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली हुए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश में भरी रहती है, और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी शासकों को तख्ते लंदन का हिंदुस्तान की शमशेर तलवार चलाने की चेतावनी दी थी। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह जफ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफ़र पार्क कर दिया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोह सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफ़र का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। पाकिस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज़ बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफ़र ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हेडसन ने उनको उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और खिज़र सुल्तान के पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की हदें सारी पार कर दी थी। जब बहादुर शाह जफ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को दबाव डाला, हिंदुस्तान के बेटे देश के सिर लिए कुर्बान कर सकते हैं, आपके पास इसी अंदाज में लाया करते थे।
आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह देश के निर्वाचन संघर्ष में भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र सिर्फ एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत ही मशहूर कविताएं लिखी जिसमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय रची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई थी। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियों भी काफ़ी मशहूर हैं। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उनके हर वक्त हिंदुस्तान की फ़िक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दयार में किस तरह बनी आलम नुमाइंदार में। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगे जान ए जफ़र, अब ठंड हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा था, गालियों में मैं बह रहूँगी जब तलक ईनान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुग़ल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने चंद आदेश दिए, उसमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफ़र ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया कि जी हाँ सरकार, को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल में उनके बेटे जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं उसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया। उन्होंने उनकी जान बख्श दी लेकिन उनके 2 बेटों और पोतों को गोली से उड़ा दिया। 1312 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह मुग़ल शासन की गद्दी पर बैठा। सन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया था तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पकड़ने के शहर भाग गए। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे पर रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोह में किसी ने फरार नहीं किया। हॉटसन को ज़रूर इस बात की फ़िक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास पहुंचकर खंडरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब में द सीज ऑफ एल्डी लिखने वाली एक इस समय लंदन में रहे अमरपाल सिंह बताते हैं कि हॉटसन के मकबरे में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की शायरी में एक अजीब तरह का दर्द छिपा हुआ है। विद्रोह और फिर उनके रंगून में निर्वासित होने के समय ये गम और स्पष्ट तौर पर उनकी शायरों में नजर आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पूर्व प्रव्यापक डॉक्टर शौचनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफ़र को बादशाह बनाने के सांकेतिक रूप ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक ये संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गौहत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफ़र ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ जफ़र ने व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी भी उन्होंने कहा, केवल गालिब दाग मोमी ने जो ज़ेर उर्द के शायर के तमाम तरह के शामिल किया बल्कि ये स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफ़र ने के समय मुग़लकालीन सत्ता चरमधारी थी, वही उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी बनी बुलंदियों पर थी। जफ़र की मौत के बाद उनकी शायरी कुल-ए-ख़ात जफ़र के नाम से संकलित की गई थी। बहादुर शाह जफ़र ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे। विलियमसन हॉटसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक प्रशासक ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्रों के हवाले से लिखा,
मकबरे से बाहर आने वाली सबकी आंखें थी महारानी जीनत महल, उनके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े में एक पगड़ी उनके सर पर थी। उसके पीछे 2 सेवक मोर के पंखों के बनाए पंखों से उनको हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। उनमें 3 फुट की दूरी पर एक पलंग पर अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर रंगीन लिए हुए सैनिक खड़े थे। अफसर की निर्देश में अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा देता। बादशाह ने पुराने किले में शरण ली। अंग्रेजों के खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर सफर को उनकी ज़िंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ नहीं थे। विद्रोह चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह के किले के अंदर अपने महल से ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले में कुछ 100 गज दूर विद्रोह के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमलों के महल में छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ता पुरानी दिल्ली को जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोह को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बादशाह की ज़िंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसके लिए क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाममात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उत्तर भारत के दूसरे हिस्से में लड़ाई अब भी जारी थी। अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं खबर डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोह को भावनाओं पर भड़क हो सकती है। इसलिए विल्सन इस बात पर राज़ी हो गई थी कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। बहादुर शाह जफर की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM 61 में 50 जवानों में उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स स्टीववुड अफसरों के साथ उन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब नेरेटिव ऑफ द सीज ऑफ डेल्ही में लिखा था, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालती मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो उनके कमर तक बहुत पहुंच चुकी थी। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदे की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है। लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब तक हॉटसन को खुद जनरल आर्बिटेन विल्सन द्वारा किए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे। उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा। जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय और मां लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। ये दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून में ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 दिसंबर 1962 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। रंगून में सेरागोन, पनोरा और नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और किरोड़े यार प्यार की गली में जगह मिल पाने की कसक के परदोष में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ, जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह जफर ने जब रंगून और कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का यार शेर ज़रूर हो रहा होगा। इतना है बदनसीब दफने लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली हुए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं।
उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश में भरी रहती है और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी शासकों को तख्ते लंदन का हिंदुस्तान की शमशेर तलवार चलाने की चेतावनी दी थी। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह जफ़र की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोह सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। पाकिस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हेडसन ने उनको उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और खिजर सुल्तान के पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की हदें सारी पार कर दी थी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को दबाव डाला, हिंदुस्तान के बेटे देश के सिर लिए कुर्बान कर सकते हैं, आपके पास इसी अंदाज में लाया करते थे। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह देश के निर्वाचन संघर्ष में भेज दिया। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत ही मशहूर कविताएं लिखी, जिसमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय रची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई थी। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियों भी काफ़ी मशहूर हैं। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उनके हर वक्त हिंदुस्तान की फ़िक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दयार में किस तरह बनी आलम नुमाइंदार में। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगे जाने ए जफ़र, अब ठंड हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा था, गालियों में मैं रहूँगी जब तलक ईनान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुगल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने चंद आदेश दिए, उसमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफ़र ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया कि जी हाँ सरकार, को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल में उनके बेटे जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं उसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। उन्होंने उनकी जान बख्श दी, लेकिन उनके दो बेटों और पोतों को गोली से उड़ा दिया। 1312 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। सन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया था तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर के पकड़ने के शहर भाग गए। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे पर रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद विद्रोह में किसी ने फरार नहीं किया। हॉटसन को ज़रूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास पहुंचकर खंडरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब में द सीज ऑफ हेल्डी लिखने वाली एक इस समय लंदन में रहे अमरपाल सिंह बताते हैं कि हॉटसन के मकबरे में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शायरी में एक अजीब तरह का दर्द छिपा हुआ है।
विद्रोह और फिर उनके रंगून में निर्वासित होने के समय ये गम और स्पष्ट तौर पर उनकी शायरों में नजर आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पूर्व प्रव्यापक डॉक्टर शौचनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफर एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफर को बादशाह बनाने के सांकेतिक रूप ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक ये संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफर ने गौहत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफर ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ जफर ने व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी भी उन्होंने कहा केवल गालिब दाग मोमी ने जो ज़ेर उर्द के शायर के तमाम तरह के प्रस्तावित किया बल्कि ये स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफर ने समय मुगलकालीन सत्ता चरमधारी थी। वही उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी बनी बुलंदियों पर थी। जफर की मौत के बाद उनकी शायरी कुल लिखात जफर के नाम से संकलित की गई थी। बहादुर शाह जफर ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे। विलियमसन हॉटसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक प्रत्याशित ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा, मकबरे से बाहर आने वाली सबकी आंखें थी महारानी जीनत महल, उनके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े में एक पगड़ी उनके सर पर थी। उसके पीछे 2 सेवक मोर के पंखों के बनाए पंखों से उनको हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। उनमें 3 फुट की दूरी पर एक पलंग पर अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों ओर रंगीन लिए हुए सैनिक खड़े थे। अफसर की निर्देश में अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा देता। बादशाह ने पुराने किले में शरण ली। अंग्रेजों के खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर जफर को उनकी ज़िंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ नहीं थे। विद्रोह चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह के किले के अंदर अपने महल से ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले में कुछ 100 गज दूर विद्रोह के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमलों के महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ता पुरानी दिल्ली को जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं। मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोह को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे हैं लेकिन वो बादशाह की ज़िंदगी बख्शने के लिए तैयार थे, इसके लिए क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाममात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल ज़रूर हो गए हैं लेकिन उत्तर भारत के दूसरे हिस्से में लड़ाई अब भी जारी थी। अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं खबर डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोह को भावनाओं को भड़क हो सकती है। इसलिए विल्सन इस बात पर राज़ी हो गई थी कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। बहादुर शाह जफर की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफर को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM 61 में 50 जवानों में उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स स्टीववुड अफसरों के साथ उन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब नेरेटिव ऑफ द सीज ऑफ डेल्ही में लिखा था, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालती मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो उनके कमर तक बहुत पहुंच चुकी थी। बादशाह जफर अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदे की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है। लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफर सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे और वो भी तब तक हॉटसन को खुद जनरल ऑर्बिटन विल्सन द्वारा किए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे। उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा।
बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय और मां लालबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। ये दीगर बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमजोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और प्रपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। ही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून में ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 सितंबर 1962 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। रंगून में सेरागोन, पनोरा और नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और किरूर यार प्यार की गली में जगह मिल पाने की कसक के परदोष में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फर्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ, जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह जफर ने जब रंगून और कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का यार शेर ज़रूर हो रहा होगा। इतना है बदनसीब दफन दफने लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली हुए यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश में भरी रहती है और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी शासकों को तख्ते लंदन का हिंदुस्तान की शमशेर तलवार चलाने की चेतावनी दी थी। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह जफर की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोह सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी। पाकिस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हेडसन ने उनको उनके बेटे मिर्ज़ा मुगल और खिजर सुल्तान के पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की हदें सारी पार कर दी थी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटे के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को दबाव डाला, हिंदुस्तान के बेटे देश के सिर लिए कुर्बान कर सकते हैं, आपके पास इसी अंदाज में लाया करते थे। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह देश के निर्वाचन संगूश में भेज दिया। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत ही मशहूर कविताएं लिखी, जिसमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय रची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई थी। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियों भी काफ़ी मशहूर हैं। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उनके हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दियार में, किस तरह बनी आलम नुमाइंदार में। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगे जान ए जफर, अब ठंड हो चुकी है शमशीर तलवार हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने करारा जवाब देते हुए कहा था, गालियों में मैं बह रहूँगी जब तलक ईनान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग तलवार हिंदुस्तान की। भारत में मुगल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने चंद आदेश दिए, उसमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना।
इस आदेश से पता चलता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के कितने बड़े पक्षधर थे। हॉटसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। जफर ने उनसे पूछा, क्या आप ही हॉटसन बहादुर हैं? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हॉटसन ने जवाब दिया कि जी हाँ सरकार, को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप जीनत महल में उनके बेटे जीवन को बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं उसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। उन्होंने उनकी जान बख्श दी, लेकिन उनके 2 बेटों और पोतों को गोली से उड़ा दिया। 1312 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। सन 1857 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया था तो कैप्टन विलियम हॉटसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर के पकड़ने के शहर भाग गए। जब हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे पर रुख किया तो उनके दल पर अभी भी दिल्ली के सड़कों पर मौजूद विद्रोह में किसी ने फरार नहीं किया। हॉटसन को जरूर इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं हुमायूं के मकबरे पर मौजूद लोग उनके साथ कैसा सलूक करें, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले मकबरे के पास पहुंचकर खंडरों में छिपा लिया। हाल ही में 1857 के विद्रोह पर किताब में द सीज ऑफ एलडी लिखने वाली एक इस समय लंदन में रहे अमरपाल सिंह बताते हैं कि हॉटसन के मकबरे में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शायरी में एक अजीब तरह का दर्द छिपा हुआ है। विद्रोह और फिर उनके रंगून में निर्वासित होने के समय ये गम और स्पष्ट तौर पर उनकी शायरों में नजर आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पूर्व प्रव्यापक डॉक्टर शोचनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफर एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर ही नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफर को बादशाह बनाने के सांकेतिक रूप ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक ये संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफर ने गौहत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था, बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफर ने महज इस आदेश का पालन फिर से करवाना शुरू कर दिया था। देश प्रेम के साथ जफर ने व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी भी उन्होंने कहा, केवल गालिब दाग मोमी ने जो ज़ेर उर्द के शायर के तमाम तरह के प्रस्तावित किया, बल्कि ये स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्यिक समीक्षकों के अनुसार जफर ने के समय मुगलकालीन सत्ता चरमधारी थी, वही उर्दू साहित्य खासकर उर्दू शायरी बनी बुलंदियों पर थी। जफर की मौत के बाद उनकी शायरी कुल-ए-खात जफर के नाम से संकलित की गई थी। बहादुर शाह जफर ने अपने हथियार हॉटसन को सौंपे। विलियमसन हॉटसन ने अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक प्रत्याशित ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्रों के हवाले से लिखा, मकबरे से बाहर आने वाली सबकी आंखें थी महारानी जीनत महल, उनके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। मध्यम कद और 80 की उम्र पार कर चुके बादशाह सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थे और उसी कपड़े में एक पगड़ी उनके सर पर थी। उसके पीछे 2 सेवक मोर के पंखों के बनाए पंखों से उनको हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, उनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। उनमें 3 फुट की दूरी पर एक पलंग पर अंग्रेज अफसर बैठा हुआ था, उसके दोनों ओर रंगीन लिए हुए सैनिक खड़े थे। अफसर की निर्देश में अगर बादशाह को बचाने की कोशिश होती तो वो अपने हाथों से बादशाह को वहीं गोली से उड़ा देता। बादशाह ने पुराने किले में शरण ली। अंग्रेजों के खेमे में इस बात पर शुरू से उलझन थी कि किसने और कब बहादुर जफर को उनकी ज़िंदगी बख्श देने का वादा किया था। इस बारे में गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ नहीं थे। विद्रोह चाहे कितने भी बड़े हों या छोटे हों, अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहे हों तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। शुरू में जब अंग्रेज दिल्ली में घुसे तो बादशाह के किले के अंदर अपने महल से ही रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि अंग्रेज सेना ने किले में कुछ 100 गज दूर विद्रोह के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है और वो सिर्फ इसलिए किले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम संख्या में सैनिक हैं। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमलों के महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ता पुरानी दिल्ली को जाने का फैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुराना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए हैं।
मैंने अमरपाल सिंह से पूछा कि एक तरफ तो अंग्रेज विद्रोह को बेरहमी से सरेआम फांसी पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बादशाह की ज़िंदगी बख्शने के लिए तैयार थे। इसके लिए क्या वजह थी? तो उनका जवाब था, एक तो बहादुर बहुत बुजुर्ग थे और वो इस विद्रोह के सिर्फ नाम मात्र के नेता थे। दूसरे, अंग्रेज दिल्ली में दोबारा घुसने में सफल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उत्तर भारत के दूसरे हिस्से में लड़ाई अब भी जारी थी। अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं खबर डर था कि अगर बादशाह की जान ली गई तो विद्रोह की भावनाओं पर भड़क हो सकती है। इसलिए विल्सन इस बात पर राज़ी हो गए थे कि अगर बादशाह आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। बहादुर शाह जफ़र की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थीं। शहर में घुसने के बाद बादशाह जफ़र को पहले बेगम समरू के घर में रखा गया और HM 61 में 50 जवानों में उनकी निगरानी के लिए चुना गया। कैप्टन चार्ल्स स्टीववुड अफसरों के साथ उन्हें बहादुर शाह जफ़र की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब नेटेड ऑफ द सीज ऑफ डेल्ही में लिखा था, मुगल राजवंश का आखिरी प्रतिनिधि एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालती मारकर बैठा हुआ था। उनके रूप में कुछ भी भव्य नहीं था, सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो उनके कमर तक बहुत पहुंच चुकी थी। बादशाह जफ़र अभी तक हथियार डालने के बारे में मन नहीं बना पाए थे। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉटसन यहाँ तक सोचने लगे थे कि शायद उनके नुमाइंदे की मकबरे के अंदर हत्या कर दी गई है। लेकिन तभी हॉटसन के नुमाइंदे इस संदेश के साथ बाहर आए कि जफ़र सिर्फ हॉटसन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे, और वो भी तब तक हॉटसन को खुद जनरल ऑर्बिटन विल्सन द्वारा किए गए वादे को उनके सामने दोहराएंगे। उनके जीवन को बख्श दिया जाएगा।